हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 28 अप्रैल वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। द फर्स्ट आर्टिकल डील्स विद डिसरप्शंस मेड चेंजेस इन द एनसीटी एक्ट नेसेसरी सेज सेंटर्स एफिडेविट। बेसिकली आपको पता होगा 2021 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021 पारित किया था पार्लियामेंट से। एंड उसके बाद कुछ सर्टेन चेंजेस इन द डेफिनेशन एंड द पावर्स ऑफ एलजी एंड द इलेक्टेड गवर्नमेंट, कुछ मॉडिफिकेशंस किए थे। तो जो दिल्ली की गवर्नमेंट है वो बेसिकली इन्हीं अमेंडमेंट को चैलेंज कर रही हैं और उनका कहना है कि ये जो आपका एक्ट लाया गया है इट गोज अगेंस्ट द 2018 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। और आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट का जो 2018 जजमेंट था, इसके तहत जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है दिल्ली की उसको ज्यादा अहमियत देने की बात कही गई थी। तो क्या मैटर है उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द सिलेबस। देख सकते हो द फर्स्ट आर्टिकल विल बी डेल्ट विद योर फेडरल स्ट्रक्चर, functions and responsibility of unions and states, issues and challenges pertaining to the federal structure। तो इसके तहत आपको ये कवर होगा। देख सकते हो सेंटर ने एफिडेविट फाइल की है इन रिस्पॉन्स टू अ पिटीशन व्हिच वाज फाइल्ड बाय दिल्ली गवर्नमेंट, बिकॉज दिल्ली गवर्नमेंट ने चैलेंज किए थे द अमेंडमेंट्स दैट वाज ब्रॉट वाया दिस जीएनसीटीडी एक्ट 2021। क्या फुल फॉर्म है मैंने डिस्कस किया है। आप हमें बताओ एफिडेविट का क्या मतलब होता है, क्योंकि ये छोटे छोटे शब्द जो है ना काफी ज्यादा पढ़ तो लेते हैं हम लोग लेकिन क्लियरिटी नहीं रहती है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट एफिडेविट तो इसका मतलब, तो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, एफिडेविट सिंपली मींस रिटेन स्टेटमेंट जो हम बताते हैं किसी अथॉरिटी को कि भाई साहब ये जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये सत्य है, एंड इसका इस्तेमाल एज ए एविडेंस के रूप में किया जा सकता है इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। बहुत बार आपने सुना भी होगा कि एफिडेविट फाइल करने पाते हैं अगर कोई सिम खो गई या फिर कुछ इस प्रकार के मैटर आते हैं। तो सिंपली एफिडेविट मींस द रिटन स्टेटमेंट विच यू गिव टू द अथॉरिटी, जिसमें आप कहते हो कि हाँ ये बातें मैंने जो बताई हैं वो सत्य है एंड इसका इस्तेमाल एज एविडेंस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो होप आपको एफिडेविट का जो शब्द है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब इश्यू क्या आ रही है, तो मैंने आपको बताया सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो हमने अमेंडमेंट लाया बेसिकली इट इज एन अटेम्प्ट टू ब्रिंग क्लियरिटी एंड स्ट्रीमलाइन द गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो एनसीटी दिल्ली की है। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट का क्या कहना है कि जो एक्ट है बेसिकली इट गोज अगेंस्ट द 2018 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो कैसे वो हम देखेंगे, यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी। तो पहली बात तो ये क्या क्या चेंजेस की गई थी। पहली बात तो मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट में कुछ बदलाव किए गए थे। कैसे, तो जो आपका टर्म गवर्नमेंट होगा इन एनी लॉ जो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली बनाती है, तो उसमें जो गवर्नमेंट कीवर्ड अगर आते हैं तो इसका मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, और अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट वाले केस में, तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको बाउंड होनी पड़ेंगी बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द मैटर्स जो डायरेक्टली एलजी के कंट्रोल में नहीं आती है। तो ये कहा गया था आपका सुप्रीम कोर्ट के 2018 जजमेंट में। दूसरा आपका क्या की स्पेसिफिकेशन है, तो आप देख सकते हो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स कंकरेंस ऑन द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, इसको आप अच्छे से समझो। इसमें साफ साफ ये बताई गई है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की ओपिनियन होंगी वो ऑब्टेन की जाएंगी बिफोर एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन टेकन बाय द दिल्ली गवर्नमेंट। एंड इवन व्हाट, अगर कैबिनेट आपका कोई डिसीजन लेता है या फिर कोई इंडिविजुअल मिनिस्टर अगर कोई डिसीजन लेता है तो दैट एग्जीक्यूटिव एक्शन और डिसीजन टू बी टेकन आफ्टर लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ओपिनियन। ठीक है, एंड यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको चीजें समझ में आएंगी। जो आपका सुप्रीम कोर्ट का 2018 जजमेंट था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो आपके तीन कोर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पुलिस को ले लो, पब्लिक ऑर्डर ले लो, लैंड ले लो, ये तीनों आपको पता है ना, जो यूटी होते हैं यानी कि यूनियन टेरिटरी, खासकर दिल्ली के केस में ये जो तीन सब्जेक्ट हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आते हैं। ठीक है, इनके ऊपर कानून या फिर इनका एग्जीक्यूशन सब सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। तो इन तीन को छोड़कर जो लेफ्टिनेंट के कंकरेंस होंगे इट विल बी नॉट रिक्वायर्ड ऑन अदर इश्यूज, यानी कि कोई मैटर है दैट डील्स विद द पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड, तभी जाके आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर के कंकरेंस की बात होगी। एंड बाकी अन्य मैटर पर कहीं ना कहीं कंकरेंस
की जरूरत नहीं होगी, ये सुप्रीम कोर्ट के 2018 के जजमेंट में कही गई थी। लेकिन हाँ, ये बोला गया था कि जो डिसीजन होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसीजन लेंगी उसको कहीं ना कहीं बताना पड़ेगा टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। एंड अगर हम बात करें नेक्स्ट, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स रूल मेकिंग, तो यहाँ पर आप देख सकते हो लेजिस्लेटिव असेंबली कोई भी रूल नहीं बनाएंगी टू इनेबल इटसेल्फ और टू एम्पावर इटसेल्फ या फिर इट्स कमिटी कि वो कोई भी मैटर कंसीडर करे विच इज योर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कैपिटल और कंडक्ट करे इंक्वायरीज इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। तो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर से बाहर रखने की बात कही गई है लेजिस्लेटिव असेंबली को या फिर उससे रिलेटेड जो भी कमिटीज है। एंड फिर आप देख सकते हो एनी ऑफ द रूल्स, यानी कोई रूल अगर बनाया जाता है आपका लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, लेट्स से which contravenes the provision of this new act even before the commencement of this act, तो वो void डिक्लेयर कर दी जाएगी, ठीक है। एंड अगर हम बात करें लेफ्टिनेंट गवर्नर्स असेंट टू द बिल्स पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इस पर क्या बातें हैं, तो देख सकते हो इनका कहना है इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो चाहेंगे तो असेंट नहीं भी दे सकते हैं, एज वेल एज जो प्रेसिडेंट को कोई भी बिल अगर पास की जाती है असेंबली के द्वारा एंड दैट बिल बेसिकली कम्स आउटसाइड द परव्यू ऑफ द पावर्स व्हिच हैज बीन कन्फर्ड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो फिर उन बिल्स के ऊपर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे उनको एसेंट देना कोई रिक्वायर्ड नहीं होगा, ना ही वो जो बिल है वो कंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट के पास भेजने की जरूरत होगी। कौन से मैटर विच इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ द पावर्स कन्फर्ड ऑन द लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड देख सकते हैं यहाँ पर द लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज द पावर टू रिफर एनी मैटर ओवर विच देयर इज अ डिसएग्रीमेंट विद द इलेक्टेड गवर्नमेंट। होता क्या है कि अगर लेट्स से कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब क्या, देयर इज अभी एक तो आपका इलेक्टेड गवर्नमेंट है और एक आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर है, लेट्स से कि डिसएग्रीमेंट हो गया कुछ इश्यू को लेकर, ठीक है, तो उस मैटर को फिर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो प्रेसिडेंट के पास रिफर कर देंगे, और ये बेसिकली आर्टिकल 239 ए क्लाउज 4 के तहत भी बातें कही गई है। लेकिन ऊपर वाले सेक्शन में जो हमने बात की इसके तहत क्या है कि लेट्स से कोई मैटर जो लेजिस्लेटिव असेंबली के परव्यू के अंदर आती ही नहीं है, तब फिर प्रेसिडेंट के पास कंसिडरेशन भेजने की जरूरत नहीं होगी, साथ ही साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर को एसेंट देने की जरूरत भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये बातें फ्रेंड्स हमने डिस्कस की फर्स्ट आर्टिकल्स। लेट्स मूव टू द सेकंड आर्टिकल, लैंडफिल मैनेजमेंट इन इंडिया। तो लैंडफिल मैनेजमेंट की बात करें तो भारत में उतनी कोई खास तो है नहीं। कैसे? बिकॉज आप देखते रहते होगे कि बहुत सारे जो कूड़े होते हैं वो पहाड़ों का ढेर के रूप में बने हुए हैं, लेकिन उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, जिसके कारण बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल्स रिलीज होते रहते हैं एयर में एंड उसका निगेटिव असर कहीं ना कहीं हेल्थ, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी, सॉइल्स, ग्राउंड वाटर, इन सब पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो क्या कुछ स्थिति है वो हम देखेंगे। और बार बार सुनते हो कि जो भी गर्मी के दिन आती है, समर, अभी देख लो काफी ज्यादा हीट की कंडीशन बन रही है नॉर्दर्न इंडिया में, खासकर जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट राइज इन टेम्परेचर बहुत सारे फायर कहीं ना कहीं ब्रोक होने लगते हैं लैंडफिल एरियाज में। तो दैट्स वाई ये न्यूज आपकी लैंडफिल मैनेजमेंट वाली आई है। तो बिफोर डिस्कसिंग लेट्स सी द सिलेबस। व्हेन वी टॉक अबाउट द सिलेबस, ये आपका आएगा कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन के अंतर्गत, ठीक है। तो न्यूज यही है कि मैसिव फायर ब्रोक आउट हुई है कहां पर, वालसवा लैंडफिल जो कि नॉर्थ दिल्ली में है, एंड इट इज वन ऑफ द मेजर डंप साइट ऑफ दिल्ली along with गाजीपुर एंड ओखला। तो ये कुछ अन्य अदर साइट्स है, बाकी एक और आपका जो वालसवा लैंडफिल है वो भी है, ठीक है। एंड कुछ डाटा की बात करें तो देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, इंडिया के पास ऑन एवरेज टोटल 315 ऐसे डंप साइट्स हैं या फिर लैंडफिल्स हैं जहां पर लगभग 800 मिलियन टन्स ऑफ रबिश या फिर कूड़े कंटेन हो रहे हैं या फिर मौजूद हैं 2020 में। एंड ये जो डंप साइट्स है, अब जैसे जाहिर सी बात है इतने सारे कूड़े करकट एक जगह पर मौजूद हैं तो इसके कारण आपका जो नॉक्सियस गैसेस रिलीज होती है, चाहे वो मीथेन हो, हाइड्रोजन सल्फाइड हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, तो जाहिर सी बात है ये सब क्या होते हैं, ये सब काफी ज्यादा फायर कैच करने वाले गैस होते हैं। दैट्स व्हाई फ्रीक्वेंट फायर इंसिडेंट्स देखने को मिलती है। एंड बिकॉज ऑफ दीज फ्रीक्वेंट फायर इंसिडेंट्स देयर इज एन कंट्रीब्यूशन ऑफ
11% ऑफ पार्टिकुलेट मैटर, बिकॉज ये सब जब जलेंगी तो जाहिर सी बात है पार्टिकुलेट मैटर का एडिशन हो जाता है एटमॉस्फेयर में। अब बात करते हैं क्या टेक्नोलॉजी है फॉर अर्बन डंप साइट। तो वी हैव द ट्रोमेल मशीन्स। ट्रोमेल मशीन्स के अंतर्गत क्या होता है कि ये जो है सेपरेट कर देंगे वॉस्ट को तीन कंपोनेंट में। पहला होगा आपका प्लास्टिक एंड कंबेशनल वॉस्ट, जिसका इस्तेमाल फ्यूल के रूप में किया जा सकता है। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन मटेरियल, एंड द थर्ड वन विल बी इनरीच्ड सॉइल एंड इनर्ट मटेरियल। तो इन तीन पार्ट्स में सेग्रीगेट कर देता है ये आपका मशीन। एंड नेक्स्ट इज योर बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन का शब्द आपने सुना भी होगा। इसके तहत माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स या फिर माइक्रोबियल एंजाइम्स का इस्तेमाल किए जाते हैं सो दैट जो भी आपके वॉस्ट है, कंटेमिनेंट्स है, उसको डिटॉक्सिफाई करे, उसको डिस्ट्रॉय करे, ठीक है, बायो रेमिडिएशन। उसी प्रकार से वी हैव द बायो रिएक्टर लैंडफिल। और ये जो बायो रिएक्टर लैंडफिल है ये बेसिकली जो डिकम्पोजिशन के रेट होते हैं उसको एक्सेलरेट करवाने का काम करते हैं। कैसे? बाय एडिंग लिक्विड्स दैट हेल्प द बैक्टीरिया कि वो जल्द से जल्द जो वॉस्ट है उसको ब्रेक डाउन कर रहे। एंड वी हैव द बायो माइनिंग ऑफ डंप साइट। बायो माइनिंग ऑफ डंप साइट्स का मतलब ये हुआ कि जो माइक्रोब्स को इंसर्ट कर दिए जाते हैं, माइक्रोब डाल दिए जाते हैं डंप साइट्स के अलोंग, और वो जल्द से जल्द आपका डिग्रेडेशन करने का काम करता है ऑर्गेनिक वेस्ट को, कैरीड आउट बाय एडिंग बायोलॉजिकल इनक्यूलम इन द डंप साइट। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो मैनेजमेंट ऑफ अर्बन डंप साइट्स की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 लॉन्च किया था सो दैट बाय 2026 गार्बेज फ्री सिटीज बनाया जाए। ये टारगेट याद रखना है, गार्बेज फ्री सिटी कब तक? 2026 तक। एंड जो ओवरऑल मैनेजमेंट है इस प्रकार के डंप साइट्स का वो किसके कंट्रोल में आती है? जाहिर सी बात है अर्बन लोकल अथॉरिटीज के कंट्रोल में। एंड दे कैन अडॉप्ट बाय लॉज और सेग्रीगेशन के कंसेप्ट को वो इन्फोर्स कर सकते हैं सोर्सेज पर ही अंडर द 2016 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। तो फ्रेंड्स ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द थर्ड आर्टिकल। कार्बन डेटिंग फाइंड्स असुरगढ़ इज ओडिशाज ओल्डेस्ट फोर्टिफाइड सेटलमेंट। तो ओडिशा में बेसिकली जो असुरगढ़ है, नाम तो पता चला, असुर मतलब समझते होंगे डेमोन, है ना। तो कहा जा रहा है कि जो असुरगढ़ है वो ओडिशा का ओल्डेस्ट फोर्टिफाइड सेटलमेंट अब तक का कहीं ना कहीं देखा गया है, और ये कार्बन डेटिंग के तरफ से जो बातें वो निकल कर आ रही है रिसर्च के आधार पर, ठीक है। तो बिफोर डिस्कसिंग व्हाट इज द सिलेबस, तो सिलेबस आप देख लो। फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो आपका पॉलिटिक आ गया। ये है आपका इंडियन कल्चर विल कवर द साइलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम। तो एंशिएंट से आपका ये निकल कर आता है। तो बेसिकली जो असुरगढ़ फोर्टिफाइड सेटलमेंट है 9th सेंचुरी बीसी का ही सेटलमेंट माना जा रहा है। आप देख सकते हो ओडिशा के कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। एंड अब बेस्ड ऑन रिसर्च ये सर्टेन की गई है कि ये जो ओडिशा में मेजर फोर्टिफाइड सेटलमेंट मौजूद है उसमें से सबसे पुराना आपका यही है, ठीक है। और इसके लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सेलरेटेड मास स्पेक्ट्रोमेट्री रेडियो कार्बन टेक्निक का इस्तेमाल किया, विच इज टेक्नोलॉजी जो अलाउ करती है कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स को आइडेंटिफाई करे। कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन द एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट या फिर जो मास होती है उसके डिफरेंसेस के आधार पर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स को आइडेंटिफाई किए जा सके, डिस्टिंग्विश किए जा सके। एंड मेजर फाइंडिंग क्या है तो देख सकते हो कल्चर सीक्वेंस क्या मिली है यहाँ पर। तो जो भी कल्चर सीक्वेंस यहाँ पर मिली इस रीजन में उसको 3 फेजेज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आयरन एज, आयरन एज आपको पता है सबसे पुराना होगा यहाँ पर 9th सेंचुरी बीसी से 4th सेंचुरी बीसी के बीच। एंड नेक्स्ट विल बी योर अर्ली हिस्टोरिक और रैम्पार्ट फेज, दैट विल बी योर 2nd सेंचुरी बीसी टू 4th सेंचुरी एडी। एंड नेक्स्ट इज योर लेट पीरियड या डिक्लाइन ऑफ द सेटलमेंट, दैट इज विद द 2nd सेंचुरी एडी टू 3rd to 4th सेंचुरी एडी। तो जो क्या क्या एंटिक्विटीज मिले हैं यहाँ पर, क्या क्या चीजें यहाँ पर मिली है तो देख सकते हो कोरल के बीड्स मिले हैं, मोती जिसको आप कहते हैं लेपस लेजुली, जो कि आपका काफी ज्यादा महंगा स्टोन होता है, अफगानिस्तान में मिलता है ये आपका लेपस लेजुली, ठीक है। कार्निलियन, ग्लास, जस्पर, गार्नेट, शेल, अगेट, मिल्की, क्वार्ट्ज, टेराकोटा, काओलिन, सॉफ्ट स्टोन, सर्कुलर डिस्क, ये सब कहीं ना कहीं मिले हैं। एंड देख सकते हो इट इज ओनली साइट इन ओडिशा जो रिफ्लेक्ट करता है हाईली इंजीनियरिंग ऑफ वाटर मैनेजमेंट को इन कंपैरिजन टू द कंटेम्पररी साइट्स दैट वर एग्जिस्टिंग एट दैट टाइम। एंड अन्य अर्ली हिस्टोरिक साइट्स ओडिशा में क्या क्या मिल जाते हैं देख सकते हो। शिशुपालगढ़ भुवनेश्वर के आसपास, जाऊगढ़ जो कि फोर्टिफाइड सेटलमेंट है रुष्कलिया वैली के अलोंग गंजन डिस्ट्रिक्ट में। एंड वेयर द खाल कत्तेपटना व्हिच इज इन पुरी, एंड that is the port site of Mankapattana।
ठीक है, विच इज ऑल्सो इन पुरी। तो फ्रेंड्स ये हमने देखा, देख सकते हैं एंटीक्विटीज जो जो मिली है यहाँ पर है 47 एंटीक्विटीज रिट्राइव की गई है और ये आप इमेज देख सकते हो, ठीक है। So friends, after discussing this article, let's move to the next one. Heat waves, low coal stocks and delayed payments lead to the power outage. अभी कुछ दिनों से आप पावर आउटरेज के न्यूज देख रहे होंगे, है ना। और आपको समझनी चाहिए, आप लिंक भी कर सकते हो कि आखिरकार ये पावर आउटरेज का एक कारण तो जरूर होगा कि डिमांड बढ़े होंगे। अब डिमांड क्यों बढ़े होंगे, तो उसका लिंक आप क्लाइमेट से जोड़ सकते हो, वेदर से जोड़ सकते हो। अभी जो वेदर है नॉर्थ इंडिया का, आप हमें बताओ हीट वेव्स वाला वेदर है कि नहीं। काफी ज्यादा टेम्परेचर 40+ डिग्री टेम्परेचर कहीं ना कहीं देखने को मिलती है नॉर्थ इंडिया में। एंड अब तो आईएमडी के द्वारा लू हीट वेव की भी घोषणा हो रही है कि आने वाले समय में ये सब चीजें आ सकती है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है कि जो डिमांड है पावर की बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएंगी, एसी कूलर फ्रिज ये सब चलेंगे ज्यादा से ज्यादा समय के लिए, तो जाहिर सी बात है डिमांड बढ़ेगी कि नहीं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि हम जो इलेक्ट्रिसिटी का हमारा जो डिमांड है, यानी कि इंडिया पावर डिमांड आप देख सकते हो 70% फुलफिल होते हैं किससे, कोल फायर पावर प्लांट से। अब जब ये डिमांड बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है हमें कोल की भी डिमांड बढ़ानी पड़ेगी, कोल की सप्लाई जो है बढ़ानी पड़ेगी। तो कोल की सप्लाई बढ़ेगी, एक तो ये है कि हमें इंटरनेशनल लेवल से कोयले मंगाने पड़ेंगे। अब इंटरनेशनल लेवल से कोयले तो हम मंगाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अभी काफी ज्यादा प्राइस बढ़ी हुई है कोयला की। कैसे, तो देख सकते हो रशियन यूक्रेन क्राइसिस, इसके कारण जो ग्लोबल कोल प्राइसेस है 250% से, 1-2 रुपये नहीं है 250% से बढ़ गया ओवर द लास्ट फ्यू मंथ। और यही रिफ्लेक्ट हो रहा है आपका डीजल नेचुरल गैस सब में भी, ठीक है। तो ये बात है। तो होप आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई होगी क्या कारण है पावर शॉर्टेज का, उसको और अच्छे से डिस्कस करते हैं। बट आपको बेसिक कंटेक्स्ट तो समझ में आ ही गया होगा। तो सिलेबस की बात करते हैं, तो सिलेबस इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी में आपका ये टॉपिक आएगा। तो कहा गया, देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी, इसके अंतर्गत ये आपका टॉपिक कवर होगी। तो ओवर द पास्ट वीक जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज हुआ है भारत में, आप देख सकते हो 623 मिलियन यूनिट्स की शॉर्टेज देखने को मिली है। अब कारण क्या है पावर शॉर्टेज के, तो पहली बात है हीट वेव कंडीशन। इसके कारण क्या हुआ, एनर्जी इंटेंसिव कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रेफ्रिजरेटर, एसी, इन सब की डिमांड कहीं ना कहीं बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं जो आपका सप्लाई है उतनी ज्यादा नहीं मिल पा रही है, दैट्स व्हाई आपका पावर शॉर्टेज बढ़ता जा रहा है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि स्टेट्स जो हैं वो भी कहीं ना कहीं पावर को परचेज करने से कतरा रहे हैं फ्रॉम द ओपन मार्केट, बिकॉज अभी फिलहाल काफी ज्यादा हाई रेट्स हैं पावर के, एज वेल एज कंपटीशन भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है अमंग द स्टेट। एंड फिर आप देख सकते हो जो थर्मल प्लांट्स जहाँ से आपकी बिजली प्रोड्यूस होती है, यहाँ पर आपका जो कोल शॉर्टेज है यूजुअली मानसून के पीरियड में देखने को मिलता है, लेकिन अभी ही ये कोल शॉर्टेज देखने को मिलने लग रही है क्योंकि कोल सप्लाई की कमी है। साथ ही साथ जो वैगन से यानी कि ट्रेन की बोगीज जो कोल को प्लांट्स तक लेके जाते हैं उसकी भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। एंड पावर जनरेशन के बारे में तो हमने बताया है, वी आर हैवीली डिपेंडेंट ऑन द कोल फॉर आवर पावर डिमांड। एंड इसीलिए अगर कोल पर कुछ असर पड़ता है तो इसका डायरेक्ट असर हमारे पावर डिमांड पर पड़ेगा, और वो हो भी रहा है, वी आर सीइंग दैट। एंड देख सकते हो इंडिया इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर। पहला लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, चाइना। अब बताओ इंडिया में, ठीक है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑल ओवर वर्ल्ड, लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा राज्य कोयला प्रोड्यूस करता है, बताओ आप हमें। तो इंडिया में आपका है छत्तीसगढ़, ठीक है छत्तीसगढ़ है, याद रखना है आपको छत्तीसगढ़। एंड वर्ल्ड्स फिफ्थ लार्जेस्ट रिजर्व्स भारत के पास मौजूद है। अब हम बात करते हैं कोल के क्लासिफिकेशन की। एक और इश्यू आप देखते होंगे कि भारत की जो कोल है डोमेस्टिक कोल, वो कहीं ना कहीं बेस्ट क्वालिटी की तो नहीं है, ठीक है। विटामिनस कोल ज्यादातर हमें देखने को मिलते हैं इंडिया में, दैट्स वाई जो आपकी कैलोरीफिक एफिशिएंसी है हमारे कोल की वो इतनी ज्यादा नहीं हो पाती, इसलिए हमें ज्यादा ज्यादा कोल की डिमांड पड़ती है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोल देख सकते हो एकदम एंथ्रासाइट इट इज द बेस्ट क्वालिटी एंड 80 से 95% कार्बन कंटेंट इसमें होता है, लेकिन भारत में कहीं ना कहीं काफी कम क्वांटिटी मिलते हैं। और कहाँ पर मिलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में। विटामिनस की बात करें तो यहाँ पर आपका 60 से 80% कार्बन कंटेंट होता है एंड मॉइस्चर कंटेंट कम होती है। एंड ये आपका जो झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश, यहाँ मिलते हैं। एंड नेक्स्ट जो लिग्नाइट, और यहाँ पर 40 से 55% कार्बन कंटेंट होता है, तो क्वालिटी और ज़्यादा गिर जाती है। एंड इट इज फाउंड इन राजस्थान, लखीमपुर विच इज इन असम एंड तमिलनाडु एज वेल, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस किया, ये देख सकते हो आपके कुछ मैप है कोल रिजर्व्स के। तो यहाँ पर देख सकते हो छत्तीसगढ़ और झारखंड, और यहाँ पर आपका जो छत्तीसगढ़ है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल का। एंड असम में भी मिल जाते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में मैंने देखा अभी एंथ्रासाइट कोल बेस्ट क्वालिटी कोल यहाँ से मिलेंगे, लेकिन एक्सपेक्टेशन करना कहीं ना कहीं मुश्किल होता है, बिकॉज आपको पता है ना हिमालय जो है टेक्टोनिकली एक्टिव है।
सो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, बर्थ डेथ रिपोर्टिंग टू बी ऑटोमेटेड। तो जो बर्थ डेथ रिपोर्ट की जाती हैं अभी फिलहाल उसको ऑटोमेट की जाएंगी। इसके लिए गवर्नमेंट जो है प्लान कर रही है कि जो आपका सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है उसको रिवैम्प किया जाए, सो दैट अभी जो इश्यू चलती है बर्थ एंड डेथ रिलेटेड रजिस्ट्रेशन की कि टाइमली रजिस्ट्रेशन नहीं होता, इफिशियंसी नहीं है, ठीक है, कभी कभी तो बर्थ या फिर डेथ के रिकॉर्ड भी नहीं किए जाते हैं, ये भी होता है, अंडर कवरेज होता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो सीआरएस क्या है? सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो बेसिकली ये आपका जो भी बर्थ डेथ या फिर स्टिल बर्थ ये सब जो इवेंट होती हैं हमारे देश में उसको रजिस्टर करने का काम करती है, एंड इट इज ए कंपलसरी वन, ठीक है। एंड जो आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 है, ये आपका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ की बात करता है, ठीक है। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, ये ध्यान रखना, यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। एंड जो चीफ रजिस्ट्रार है उसको पावर दी गई है कि वो पब्लिश करेंगे स्टैटिकल रिपोर्ट ऑन द रजिस्टर्ड बर्थ एंड डेथ ड्यूरिंग द ईयर। एंड कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो आपका बर्थ एंड डेथ रिपोर्ट्स होती हैं ये वन ऑफ द मेन सोर्सेस है डाटा का ऑन द वाइटल इवेंट्स इन इंडिया। एंड अदर जो सोर्सेस हैं जैसे फॉर एग्जांपल आपका सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, पॉपुलेशन सेंसस, ये सब भी आपका सोर्सेस है, लेकिन इट इज आल्सो वन ऑफ द सोर्सेस। कौन सा? सीआरएस जो है, ठीक है। एंड इट इज आल्सो लिंक्ड विद नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। इसलिए हम कह सकते हैं जो सीआरएस है इट इज द ओनली सोर्स जो आपको वाइटल डेथ या फिर बर्थ रेट्स के डाटा प्रोवाइड करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रेगुलर बेसिस पर। बिकॉज पॉपुलेशन सेंसस की बात करें तो वो तो 10 साल में एक बार डाटा देगा, सैंपल सर्वे रजिस्ट्रेशन की बात करें तो साल में एक बार देगा, तो रेगुलर बेसिस पर कौन दे रहा है? आपका सीआरएस, ठीक है। एंड सीआरएस आपको लीगल आइडेंटिटी भी प्रोवाइड करता है टू द इंडिविजुअल, एंड साथ ही साथ इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू द राइट्स ऑफ द सिटीजन लाइक एंटाइटलमेंट्स टू द सोशल बेनिफिट्स एज वेल। एंड वी हैव द रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया, और ये आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है। एंड इट कोऑर्डिनेट्स एंड यूनिफाइज द एक्टिविटीज रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन थ्रू आउट द कंट्री। लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि इम्प्लीमेंटेशन किसके हाथों में? स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस किया। तो सिलेबस आई थिंक डिस्कस हमने नहीं किया है। सिलेबस वही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, गवर्नेंस, इसके अंतर्गत आएंगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन फ्रेंड्स। लैंड the size of South America will be degraded if current trends continue। अगर current trend चलेगा, क्या current trend चलेगा? तो बेसिकली डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड ये आपका रिपोर्ट है। बिकॉज आप भी देख रहे हो लैंड डिग्रेडेशन एक इम्पोर्टेंट मुद्दा बन चुका है, एंड टू डील विथ वी हैव द यूएनसीसीडी, ठीक है, दैट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो अभी जो आपका रिपोर्ट जिसका टाइटल है ग्लोबल लैंड आउटलुक 2.0 लैंड रिस्टोरेशन फॉर रिकवरी एंड रेजिलियंस, इसको रिलीज किया गया है यूएनसीसीडी के द्वारा। क्या की ऑब्जर्वेशन उसे हम डिस्कस करते हैं, लेकिन सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस आप देख सकते हो कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल, पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन, इसी के अंतर्गत आपका कवर हो जाएगा। तो देख लो इन्होंने कहा है इस रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो ह्यूमंस ने ट्रांसफॉर्म कर दिए हैं मोर देन 70% ऑफ द अर्थ लैंड एरिया from its natural state, है ना। तो more than 70% of the earth's land got transformed because of the humans, and जिसके कारण आपका environmental degradation देखने को मिल रही है। कैसे ट्रांसफॉर्म कर दिए होंगे? कंक्रीटाइजेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये सब आपके ट्रांसफॉर्मेशन या फिर लैंड यूज पैटर्न चेंजेस हुए हैं। इट इज द एग्जांपल, ठीक है। एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर इज अ मेजर फैक्टर फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड, ये तो बात है ही। एंड देख सकते हैं आप अप्रोक्स 69 गीजा टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस देखने को मिल सकते हैं फ्रॉम 2015 टू 2020, 2015 टू 2050। क्यों? बिकॉज ऑफ द लैंड यूज चेंजेस एज वेल एज सॉइल डिग्रेडेशन। एंड साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर यील्ड्स है वो तो स्लो ग्रोथ उसमें देखने को मिल ही रहा है। एग्रीकल्चर यील्ड यानी कि जो प्रोडक्शन है, एंड जो कार्बन स्टॉक है वो भी राइज हो सकती है बाय 17 गीजा टन्स बिटवीन दिस सेम पीरियड, बिकॉज सॉइल कार्बन में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी, साथ ही साथ इमिशंस में कमी होगी। एंड एक और डाटा ऑब्जर्व की गई है कि अप टू 40% ऑफ द प्लैनेट्स लैंड वो डिग्रेड हो चुकी है, एंड कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ दैट इट इज डायरेक्टली अफेक्टिंग आवर ह्यूमैनिटी एंड ऑल्सो अफेक्टिंग द जीडीपी। आप देख सकते हो हाफ ऑफ द ग्लोबल जीडीपी को ये अफेक्ट कर रहा है। क्या रिकमेंडेड मेजर सजेस्ट की गई है? तो पहली बात तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, यानी कि लो टिलिंग या फिर नो टिलिंग फार्मिंग लाया जाए। नो टिलिंग मतलब क्या कि भाई साहब जमीन जब भी हम कुछ एग्रीकल्चर क्रॉप्स
करते हैं तो हम लैंड को टिल करते हैं, है ना, खोदते हैं, हल्का करते हैं सॉइल को, तो उसको मिनिमाइज किया जाए, बिकॉज इसके कारण आपका जो सॉइल इरोजन है वो फैसिलिटेट होता है। एग्रो फॉरेस्ट्री हो, यानी कि एग्रीकल्चर लैंड पर फॉरेस्ट्री उगाए जाए, है ना, सिल्वो पास्चर, इम्प्रूव्ड ग्रेजिंग मैनेजमेंट एंड ग्रासलैंड रिहेबिलिटेशन, फॉरेस्ट प्लांटेशन, ये सब कुछ आपके सजेशंस है। एंड देख सकते हो, अगर कहा एक एनालिसिस भी है कि अगर लैंड रिस्टोरेशन किया जाता है तो क्रॉप यील्ड इंक्रीज हो जाएंगी 5 से 10% के कंपैरिजन इन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री। एंड combating the desertification, land degradation, drought and achieving land degradation neutrality, ये इफेक्टिव पाथवे होगा। एंड लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी आप समझ लो, यहाँ प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। ये डिफाइन की जाती है यूएनसीसीडी की तरफ से कि भाई साहब, जैसे फॉर एग्जांपल इसको समझते हैं, जैसे ये आपका लैंड है, ठीक है। अब ये लैंड बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लेकिन आप बताओ अगर यहाँ पर लगातार फर्टिलाइजर एंड निगेटिव इनपुट्स यूज किए जाते रहेंगे तो ये लैंड धीरे धीरे डिग्रेड होती चली जाएगी। तो जब हम बात करते हैं लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी की, तो इट इज ए स्टेट जहाँ पर जो अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ लैंड रिसोर्सेज मिनिमम चाहिए ही चाहिए, सो दैट वहाँ के जो इकोसिस्टम फंक्शंस वो प्रॉपरली परफॉर्म करे। अगर उससे नीचे जाके डिग्रेड होता है तो फिर वो जो इकोसिस्टम है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगी एंड हमारी फिर फूड सिक्योरिटी को प्रभावित करेगी, ठीक है। दैट्स व्हाई लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी is the state whereby the amount and the quality of land resources necessarily to support the ecosystem functions and services, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया ऑल दीज आर्टिकल्स, होप यू अंडरस्टूड। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।